नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो इंसान के दिमाग की गहराइयों में झांकने का मौका देती है। इसका नाम है मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड, यानी मन की रहस्यपूर्ण दुनिया। ये किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और उसमें छिपे रहस्यों को कैसे समझा जा सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके मन में चलने वाली गतिविधियां और भावनाएं कैसे काम करती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, दिमाग का अजीब सफर। इस किताब का पहला अध्याय हमें हमारे दिमाग की एक अद्भुत यात्रा पर ले जाता है, जो हमारे शरीर का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अंग है। वो एक दिमाग का ढांचा। हमारा दिमाग अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना है और हर हिस्से का अपना एक खास काम है। मुख्यतः इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है और हमारी सोचने समझने की क्षमताओं को नियंत्रित करता है। यहीं से हम निर्णय लेते हैं, प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है, बायां और दायां भाग। बायां भाग लॉजिकल सोच, भाषा और गणित को नियंत्रित करता है, जबकि दायां भाग कला, रचनात्मकता और भावनाओं से जुड़ा है। लिम्बिक सिस्टम, ये हिस्सा हमारी भावनाओं और यादों को नियंत्रित करता है। इसमें एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस जैसे हिस्से शामिल हैं, जो डर, खुशी, गुस्सा और दुख जैसी भावनाओं को महसूस करने में मदद करते हैं और यादों को संजोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रेन स्टेम, यह हिस्सा हमारे शरीर के बुनियादी कार्यों को संचालित करता है, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना और पाचन। ब्रेन स्टेम बिना किसी सोच विचार के अपने आप काम करता है और हमें जीवित रखने में मदद करता है। 2. न्यूरॉन्स और उनका नेटवर्क। दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक तरह के विशेष कोशिका सेल्स हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में जटिल नेटवर्क बनाकर जुड़े हुए होते हैं और इनका काम हमारे शरीर में सूचनाओं को भेजना और प्राप्त करना होता है। हर न्यूरॉन एक विद्युत संकेत के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन से बात करता है। इस पूरी प्रक्रिया को सिनेप्स कहा जाता है। न्यूरॉन्स का कार्य कैसे होता है? जब हम कोई नई चीज देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग इन न्यूरॉन्स के माध्यम से सूचना प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप गर्म चाय के कप को छूते हैं। आपके हाथों में मौजूद नसें, नर्व्स, एक संदेश दिमाग को भेजती हैं कि चाय का कप गर्म है। इस संदेश को विद्युत संकेतों के रूप में न्यूरॉन्स के नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाता है। जब यह संदेश दिमाग के उचित हिस्से तक पहुंचता है, तब आपको लगता है कि कप गर्म है और आप तुरंत हाथ खींच लेते हैं। 3. रासायनिक और विद्युत संकेत। हर न्यूरॉन एक प्रकार के विद्युत संकेत का निर्माण करता है, जो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया में न्यूरॉन्स एक दूसरे से रासायनिक पदार्थों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। इन रासायनिक पदार्थों को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन हमारे मूड, भावनाओं और यादों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, डोपामाइन, यह हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। जब हम कोई अच्छी चीज करते हैं, जैसे कि कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो दिमाग डोपामाइन छोड़ता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। सेरोटोनिन, यह हमारे मूड को नियंत्रित करता है। जब इसका स्तर कम होता है, तो हमें उदासी या डिप्रेशन महसूस हो सकता है। 4. निर्णय लेना और सोचने की प्रक्रिया। जब हम कोई निर्णय लेते हैं, तो हमारे दिमाग में कई हिस्से एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले हमारी सोचने समझने की क्षमता सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप सोचते हैं कि क्या आपको किसी चीज को खरीदना चाहिए या नहीं, तो आपका दिमाग इसकी संभावनाओं और परिणामों को तौलता है। यह सब न्यूरॉन्स और उनके बीच होने वाले विद्युत संकेतों के माध्यम से संभव होता है। इस तरह से हमारा दिमाग एक ही समय में कई काम करने में सक्षम होता है, जैसे भावनाओं को संभालना, निर्णय लेना, यादें बनाना और महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं को चलाना। यह सब एक अदृश्य और जटिल नेटवर्क के द्वारा संभव होता है, जो हमें हमारी पहचान देता है। इस अध्याय का उद्देश्य हमें हमारे दिमाग के जटिल ढांचे
और उसकी कार्यप्रणाली को समझाना है। यह हमें बताता है कि हमारे दिमाग में क्या क्या हो रहा है जब हम कुछ सोचते, महसूस करते या प्रतिक्रिया करते हैं। दिमाग की इस अद्भुत यात्रा के जरिए हम समझ सकते हैं कि कैसे एक साधारण सा निर्णय भी वास्तव में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। दूसरा अध्याय, दिमाग और भावनाएं। किताब के दूसरे अध्याय में हमारे दिमाग और भावनाओं के गहरे संबंध को समझाया गया है। यह अध्याय बताता है कि हमारी भावनाएं जैसे खुशी, गुस्सा, डर और दुख कैसे उत्पन्न होती हैं और दिमाग में कैसे संचालित होती हैं। एक, दिमाग के हिस्से जो भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे विशेष हिस्से हैं जो भावनाओं को महसूस करने और नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन हिस्सों को मिलाकर एक प्रणाली बनती है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। इसमें मुख्यतः 3 प्रमुख हिस्से शामिल होते हैं। एमिगडाला, यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें डर और गुस्से जैसी भावनाओं को महसूस करने में मदद करता है। जब भी हम किसी खतरनाक या असुरक्षित स्थिति का सामना करते हैं तो एमिगडाला सक्रिय हो जाता है और हमें उस स्थिति से बचने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देने को प्रेरित करता है। इसे हमारी फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। हिप्पोकैम्पस, यह हिस्सा हमारी यादों और अनुभवों को संजोने का काम करता है। हिप्पोकैम्पस की वजह से हम अपने जीवन के अनुभवों को याद रख पाते हैं और भावनात्मक घटनाओं को अपने दिमाग में दर्ज कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी विशेष घटना में बहुत खुशी मिली हो तो हिप्पोकैम्पस उस अनुभव को हमारे दिमाग में सहेज लेता है और भविष्य में उसे याद कर खुशी का एहसास दिलाता है। हाइपोथैलेमस, यह हिस्सा हमारे शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे दिल की धड़कन, पसीना आना और रक्तचाप का बढ़ना। जब हमें डर लगता है तो हाइपोथैलेमस तुरंत शरीर को खतरे का संकेत देता है, जिससे हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और पसीना आने लगता है। भावनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं? हमारी भावनाएं मुख्यतः दिमाग में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करती हैं। ये रासायनिक पदार्थ, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, हमारे मूड और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में समझते हैं। डोपामाइन, यह हमारे दिमाग का इनाम न्यूरोट्रांसमीटर है जो खुशी और संतुष्टि की भावना को उत्पन्न करता है। जब हम कुछ अच्छा महसूस करते हैं, जैसे किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, तो डोपामाइन रिलीज होता है और हमें अच्छा महसूस होता है। सेरोटोनिन, यह हमारे मूड और भावनाओं को स्थिर रखने में मदद करता है। अगर सेरोटोनिन का स्तर कम हो जाता है तो हमें उदासी, चिंता या डिप्रेशन महसूस हो सकता है। एड्रेनालाइन, यह डर और उत्तेजना के समय रिलीज होता है। जब हमें कोई खतरनाक स्थिति दिखती है, जैसे अचानक कोई गाड़ी हमारी ओर तेजी से आती है, तो एड्रेनालाइन रिलीज होकर हमारे शरीर को तैयार कर देता है कि हम तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें। 3, बाहरी घटनाएं और भावनाओं का संबंध। जब भी हमारे सामने कोई घटना घटती है तो हमारा दिमाग उस घटना का विश्लेषण करता है और उसके आधार पर हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक सुनसान रास्ते पर अकेले चल रहे हैं और अचानक आपके सामने कोई कुत्ता भौंकता हुआ आ जाता है। इस स्थिति में आपका दिमाग तुरंत इस स्थिति को खतरे के रूप में पहचानता है। एमिगडाला सक्रिय होकर दिमाग को एक संकेत भेजता है कि आप एक खतरनाक स्थिति में हैं। इस कारण आपका शरीर एड्रेनालाइन रिलीज करता है, जिससे आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है और आपको वहां से भागने का मन होता है। इस पूरी प्रक्रिया में दिमाग ने बाहरी स्थिति का विश्लेषण किया और उसे आपकी भावनाओं से जोड़ा। 4, भावनाओं का हमारे व्यवहार पर प्रभाव। हमारी भावनाएं हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम खुश होते हैं तो हमारा व्यवहार सामान्य से अधिक मिलनसार और सकारात्मक होता है। हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और मदद की भावना महसूस करते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हम अक्सर अधिक आक्रामक और उत्तेजित हो जाते हैं। गुस्से की स्थिति में हमारा दिमाग तर्क संगत निर्णय लेने की क्षमता खो सकता है। जब हमें डर लगता है तो हम अधिक सतर्क और सचेत हो जाते हैं।
डर की स्थिति में हमारा ध्यान उस एक घटना पर केंद्रित हो जाता है और हम जल्द से जल्द सुरक्षा की ओर जाने का प्रयास करते हैं। 5. दिमाग और भावनाओं का संतुलन बनाए रखना। भावनाओं और दिमाग के बीच एक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं, तो इससे हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर और ध्यान जैसी तकनीकों का अभ्यास करके हम अपने दिमाग और भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इससे न केवल हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि हमारे रिश्ते और कार्य क्षमता पर भी अच्छा असर पड़ता है। इस अध्याय का सार यह है कि हमारे दिमाग और भावनाओं के बीच गहरा संबंध होता है। बाहरी घटनाएं हमारे दिमाग के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय करती हैं, जिससे हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। दिमाग के रासायनिक तत्वों का हमारी भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस संबंध को समझकर हम अपने भावनात्मक और मानसिक संतुलन को बेहतर बना सकते हैं। तो आपका दिमाग उस घटना से जुड़े हुए न्यूरॉन्स के नेटवर्क को पुनः सक्रिय करता है, जिससे वह याद आपके सामने ताजा हो जाती है। 2. अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृतियां। हमारी यादें दो प्रकार की होती हैं: अल्पकालिक शॉर्ट टर्म और दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म स्मृतियां। अल्पकालिक स्मृतियां शॉर्ट टर्म मेमोरीज। ये स्मृतियां कुछ समय के लिए हमारे दिमाग में रहती हैं, जैसे कि किसी का फोन नंबर याद करना जब तक उसे कहीं लिख नहीं लिया। अल्पकालिक स्मृतियां हमारे दिमाग के सामने के हिस्से में संग्रहित होती हैं और कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक रहती हैं। अगर ये स्मृतियां हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, तो हिप्पोकैम्पस उन्हें दीर्घकालिक स्मृति में बदल देता है। दीर्घकालिक स्मृतियां लॉन्ग टर्म मेमोरीज, ये वो स्मृतियां हैं जो हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहती हैं, जैसे बचपन के अनुभव या किसी प्रियजन के साथ बिताए गए पल। दीर्घकालिक स्मृतियां हिप्पोकैम्पस द्वारा संग्रहित होती हैं और दिमाग में स्थायी कनेक्शन के रूप में सुरक्षित रहती हैं। इन स्मृतियों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे अनुभवों और भावनाओं से जुड़ी होती हैं, इसीलिए भावनात्मक घटनाओं को हम लंबे समय तक याद रखते हैं। 3. यादों का संरचना। हमारी यादें न्यूरॉन्स के बीच स्थायी कनेक्शन के रूप में संरचित होती हैं। जब भी हम कोई नई जानकारी प्राप्त करते हैं, तो दिमाग में एक नया कनेक्शन बनता है। इस प्रक्रिया को सिनैप्टिक प्लास्टिसिटी कहा जाता है। जैसे जैसे हम किसी चीज को बार बार याद करते हैं या अभ्यास करते हैं, यह कनेक्शन मजबूत होता जाता है और हमारी यादें स्थायी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नई भाषा के शब्द सीखते हैं और उन्हें बार बार दोहराते हैं, तो आपके दिमाग में उन शब्दों का कनेक्शन मजबूत हो जाता है और आप उन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। 4. यादें क्यों मिट जाती हैं? हमारा दिमाग हर समय ढेर सारी जानकारी को संभालता है, लेकिन कुछ चीजें समय के साथ मिटने लगती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। स्मृति का कमजोर होना। अगर हम किसी जानकारी का उपयोग नहीं करते या उसे दोहराते नहीं हैं, तो उसके लिए बने कनेक्शन कमजोर हो जाते हैं और हम उसे भूल जाते हैं। नई जानकारी का प्रभाव। कभी कभी नई जानकारी पुरानी जानकारी को ओवरलैप कर देती है, जिससे हम पुरानी चीजें भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने पहले किसी पुराने दोस्त का फोन नंबर याद किया हो और फिर नया नंबर याद कर लिया हो, तो पुराना नंबर धीरे धीरे भूलने लगता है। भावनात्मक महत्व। हम उन घटनाओं को अधिक समय तक याद रखते हैं जो भावनात्मक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि किसी खास दिन की घटना। लेकिन अगर कोई घटना भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़ी नहीं होती, तो हमारा दिमाग उसे प्राथमिकता नहीं देता और वह धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। 5. भावनाएं और यादें। हमारी भावनाएं हमारी यादों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई घटना आपको बहुत खुशी या गहरा दुख देती है, तो वह घटना आपके दिमाग में लंबे समय तक रह सकती है। इसका कारण यह है कि भावनात्मक घटनाओं में एमिग्डाला सक्रिय होता है, जो उस घटना को दीर्घकालिक स्मृति में बदलने में मदद करता है। यही कारण है कि हमें बचपन के खास पल, जैसे जन्मदिन या स्कूल का पहला दिन, अच्छे से याद रहते हैं,
6. सीखना और अनुभव। हमारी यादें हमारे लिए सीखने का एक तरीका है। जब हम किसी अनुभव से सीखते हैं तो हमारा दिमाग उस अनुभव को सहेज लेता है ताकि भविष्य में हम उससे बेहतर तरीके से निपट सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक बार गलती से गर्म बर्तन को बिना कपड़े के पकड़ लिया और जल गए, तो आपका दिमाग इस घटना को याद रखेगा। अगली बार जब आप गर्म बर्तन को देखेंगे तो आपको तुरंत इस घटना की याद आएगी और आप सतर्क रहेंगे। इस अध्याय का सार यह है कि हमारी यादें हमारे अतीत का अनुभव हैं और वे हमें जीवन में आगे बढ़ने और सीखने में मदद करती हैं। यादों का निर्माण दिमाग में जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है और ये हमारे न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन के रूप में संरक्षित होती हैं। कुछ यादें दीर्घकालिक होती हैं और हमेशा के लिए हमारे साथ रहती हैं, जबकि कुछ अल्पकालिक होती हैं और समय के साथ धुंधली हो जाती है। यादों के निर्माण और संरचना को समझने से हम जान सकते हैं कि कैसे हमारा दिमाग हमें हमारी पहचान और अतीत से जोड़ता है। चौथा अध्याय, अवचेतन मन का रहस्य। किताब के चौथे अध्याय में अवचेतन मन की गहराइयों और उसके रहस्यों को समझाने की कोशिश की गई है। अवचेतन मन हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे जागरूक विचारों के परे होता है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन पर गहरा असर डालता है। यह हमारी आदतों, भावनाओं, निर्णयों और व्यवहार को नियंत्रित करता है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। एक, अवचेतन मन क्या है? हमारा मन मुख्यतः दो हिस्सों में बटा होता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, यह हमारे जागरूक विचारों का हिस्सा है, जहां हम तर्क करते हैं, फैसले लेते हैं और दिन प्रतिदिन के कामों को अंजाम देते हैं। यह वह हिस्सा है जिसके बारे में हम सचेत रहते हैं और जिस पर हमारा सीधा नियंत्रण होता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी चेतना से परे होता है। इसे हम सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यह हमारे सभी अनुभवों, आदतों, इच्छाओं और डर को संग्रहित करता है। अवचेतन मन में हमारे जीवन के गहरे अनुभव और भावनात्मक पल संचित रहते हैं, जो हमारे वर्तमान और भविष्य के फैसलों पर असर डालते हैं। 2. अवचेतन मन कैसे काम करता है? अवचेतन मन एक विशाल डेटाबेस की तरह काम करता है, जिसमें हमारी सारी यादें, अनुभव, आदतें और विश्वास जमा होते हैं। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारे अवचेतन मन में नई नई जानकारियां जमा होती जाती हैं। यह सारी जानकारी हमारे बचपन से लेकर अब तक के अनुभवों से बनी होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का बचपन में कुत्ते से बुरा अनुभव रहा हो, तो उसका अवचेतन मन उस अनुभव को संजो लेता है। भले ही वह व्यक्ति बड़ों होने के बाद इस अनुभव को भूल जाए, लेकिन उसके अवचेतन मन में यह डर बना रहता है और वह व्यक्ति अनजाने में कुत्तों से डरने लगता है। इस तरह अवचेतन मन पुराने अनुभवों के आधार पर हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। 3. अवचेतन मन का असर हमारे फैसलों पर। अवचेतन मन हमारे रोजमर्रा के फैसलों में भी भूमिका निभाता है। कई बार हम कुछ फैसले बिना सोचे समझे आदतन ले लेते हैं। यह आदतें, इच्छाएं और डर हमारे अवचेतन मन से उत्पन्न होते हैं। कुछ उदाहरण, खाने की पसंद। अक्सर लोग अपने बचपन की पसंद के अनुसार खाने का चुनाव करते हैं। यह पसंद अवचेतन में बसी होती है और बिना सोचे समझे हम उसे बार बार दोहराते हैं। रिश्ते और लोग। कई बार हम ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे अवचेतन मन में बसे गुणों या आदतों से मेल खाते हैं, चाहे हम इसे सीधे समझ पाएं या न समझ पाएं। करियर के फैसले। हमारा अवचेतन मन हमारे बचपन के सपनों और प्रभावों को याद रखता है, इसलिए कई बार लोग उन्हीं करियर विकल्पों की ओर आकर्षित होते हैं जो उनके अवचेतन मन में बसे होते हैं। 4. बचपन का असर और अवचेतन मन। बचपन के अनुभव हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जो भी अनुभव, खासकर भावनात्मक अनुभव, हमें बचपन में होते हैं, वे हमारे अवचेतन में गहराई से जमा हो जाते हैं और जीवन भर हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे सकारात्मक अनुभव। अगर किसी का बचपन खुशहाल और सुरक्षित रहा हो, तो उसके अवचेतन में सकारात्मक भावनाएं जमा हो जाती हैं, जिससे वह जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। नकारात्मक अनुभव। अगर बचपन में किसी को किसी तरह का मानसिक या भावनात्मक आघात मिला हो,
तो वह उसके अवचेतन में गहराई से जम जाता है। आगे चलकर वह व्यक्ति अनजाने में उन नकारात्मक अनुभवों से डर या असुरक्षा महसूस करता है, भले ही वह कारण उसे समझ न आए। 5. अवचेतन मन और छुपी हुई इच्छाएं। अवचेतन मन में हमारी बहुत सी छुपी हुई इच्छाएं और सपने बसे होते हैं। ये ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हमने कभी पूरी नहीं की या जिन्हें हमने दबा दिया। ये इच्छाएं हमारे जीवन को दिशा देने का काम करती हैं। कई बार हम अपने अवचेतन मन में बसे सपनों की ओर आकर्षित होते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने बचपन में डॉक्टर बनने का सपना देखा हो, लेकिन किसी कारणवश वो पूरा न कर पाया हो, तो उसके अवचेतन मन में वो इच्छा बनी रहती है। आगे चलकर वह व्यक्ति स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के अवसर ढूंढ सकता है या ऐसे लोगों की मदद करना चाहेगा जो बीमार हों। 6. अवचेतन मन के डर। हमारे अवचेतन मन में न केवल इच्छाएं बल्कि डर भी छुपे रहते हैं। ये डर हमारे पिछले अनुभवों से बने होते हैं और अक्सर हमें अनजाने में प्रभावित करते हैं। कई बार ये डर हमें किसी नई चीज को अपनाने से रोकते हैं या हमें असुरक्षित महसूस कराते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बचपन में किसी ने बार बार असफल कहा हो, तो उसका अवचेतन मन असफलता का डर संजो लेता है। बड़ा होने पर भले ही वह व्यक्ति इस डर को सीधे महसूस न करे, लेकिन जब भी उसे कोई बड़ा अवसर मिलता है, उसका अवचेतन मन उसे असफलता की याद दिलाकर पीछे हटने का संकेत देता है। 7. अवचेतन मन को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करना। अच्छी बात यह है कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं। सकारात्मक सोच। जब हम बार बार सकारात्मक विचारों का अभ्यास करते हैं, तो हमारे अवचेतन मन में ये विचार समाहित हो जाते हैं और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को देखने में मदद करते हैं। मेडिटेशन और ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं और अपने पुराने नकारात्मक अनुभवों को शांत कर सकते हैं। आत्म सुझाव। आत्म सुझाव, जिसे हम अफर्मेशन कहते हैं, के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और उद्देश्यों से भर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं आत्मविश्वासी हूं जैसे वाक्य को बार बार दोहराने से यह विश्वास हमारे अवचेतन मन में बैठ सकता है। इस अध्याय का सार यह है कि अवचेतन मन हमारे जीवन का एक छुपा हुआ लेकिन बहुत प्रभावशाली हिस्सा है। यह हमारे बचपन के अनुभवों, इच्छाओं और डर का एक संग्रह है जो हमारे हर फैसले और व्यवहार को प्रभावित करता है। अवचेतन मन को समझकर और इसे सकारात्मक दिशा में प्रभावित करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना सीख जाए, तो हम अपनी आदतों, व्यवहार और जीवन को एक सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। अंतिम अध्याय, दिमाग को कैसे नियंत्रित करें। अंतिम अध्याय में लेखक हमें अपने दिमाग को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के कुछ प्रभावी तरीकों से परिचित कराते हैं। यह अध्याय दर्शाता है कि हम किस प्रकार अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। 1. दिमाग को नियंत्रित करने का महत्व। दिमाग हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। हमारी सोच, निर्णय, भावनाएं और व्यवहार सभी हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर निर्भर करते हैं। अगर हम अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। दिमाग को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि हम हर समय सभी विचारों को रोक दें, बल्कि यह सीखना है कि हमारे विचारों और भावनाओं पर हमें कितना ध्यान देना चाहिए और कैसे सही दिशा में उन्हें ले जाना चाहिए। 2. ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन अपने दिमाग को नियंत्रित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। ध्यान हमें अपने विचारों को शांत करने और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। मेडिटेशन की प्रक्रिया। मेडिटेशन करने के लिए एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने विचारों को आने जाने दें, लेकिन उनमें उलझे नहीं। इससे हमारा दिमाग शांत होता है और हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। यह हमें अपनी आदतों और व्यवहार को समझने और उन्हें बदलने में मदद करता है। माइंडफुलनेस के माध्यम से हम अपने विचारों पर बिना जजमेंट के ध्यान दे सकते हैं और अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। 3. सकारात्मक सोच का अभ्यास। सकारात्मक सोच का अभ्यास हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब हम बार बार सकारात्मक विचारों पर ध्यान देते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है और हमारे जीवन में बदलाव लाने का कारण बनता है। अफर्मेशन। सकारात्मक वाक्यांशों को बार बार दोहराने से हमारा दिमाग उन विचारों को सच मानने लगता है। उदाहरण के लिए, मैं आत्मविश्वासी हूँ या मैं सफलता के योग्य हूँ जैसे वाक्यांशों का बार बार उच्चारण करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें प्रेरणा मिलती है। नकारात्मकता को चुनौती देना। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आता है तो उसे पहचानें और उसे एक चुनौती की तरह लें। अपने आप से पूछें कि क्या यह विचार वाकई सच है या केवल डर के कारण मन में आया है। इसे पहचान कर हम धीरे धीरे अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 4. मानसिक अनुशासन। मानसिक अनुशासन का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण रखना। यह हमारे मस्तिष्क को एक दिशा में केंद्रित रखने और अनावश्यक चिंताओं से दूर रहने में सहायक होता है। मानसिक अनुशासन के कुछ तरीके: दिनचर्या का पालन करें। अपने दिन को व्यवस्थित करना और समय पर काम करना मानसिक अनुशासन को बढ़ाता है। एक नियमित दिनचर्या रखने से हमारा मन स्थिर रहता है और हम बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। हर लक्ष्य को हासिल करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। 5. नई आदतों को अपनाना। हमारे व्यवहार और जीवन शैली पर हमारी आदतों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लेखक के अनुसार सकारात्मक आदतें अपनाने से हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बनती हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाती हैं। आदतें कैसे बनाएं? एक नई आदत को अपनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी है तो शुरुआत में केवल 15 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। धीरे धीरे समय को बढ़ाते रहें। लगातार अभ्यास करें। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती। इसे अपनाने के लिए धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। एक आदत को लगभग 21 दिनों तक लगातार अपनाने से वह हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगती है। 6. भावनाओं का प्रबंधन। हमारी भावनाएं हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। दिमाग को नियंत्रित करने का एक अहम हिस्सा है अपनी भावनाओं पर काबू पाना और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना। भावनाओं को समझें और व्यक्त करें। जब भी आप गुस्से, उदासी या डर जैसी नकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, उन्हें पहचानें और उनसे भागने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, गुस्से के कारणों को समझना और शांत रहते हुए उन्हें व्यक्त करना आपके दिमाग को राहत देता है। लिखने की आदत। अपनी भावनाओं को कागज पर लिखने से हमारा दिमाग हल्का महसूस करता है और हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह तकनीक तनाव और चिंता को कम करने में सहायक होती है। 7. खुद को क्षमा करना और स्वीकारना। कई बार हम अपने पुराने गलतियों या असफलताओं को लेकर पछताते रहते हैं। इस पछतावे को छोड़कर अपने आप को क्षमा करना और स्वीकारना बहुत जरूरी है। आत्मस्वीकृति। अपने आप को उसी रूप में स्वीकारें जैसे आप हैं। खुद को जज करने या दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने गुणों और कमजोरियों को पहचानें। खुद को क्षमा करना, पुरानी गलतियों को माफ करना और आगे बढ़ना एक स्वस्थ मानसिकता का हिस्सा है। अगर हम खुद को माफ नहीं करेंगे तो यह नकारात्मकता हमारे जीवन को प्रभावित करती रहेगी। 8वां, सोशल कनेक्शन और सपोर्ट। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हमारे रिश्तों और सामाजिक संबंधों का भी बड़ा महत्व होता है। हमारे परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। समर्थन प्राप्त करना।
अपने दोस्तों या परिवार के साथ अपने विचार और समस्याओं को साझा करना हमारी मानसिक स्थिति को हल्का करता है। इससे हमें नई दृष्टि और साहस मिलता है। सकारात्मक संगति। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित रहते हैं। अंतिम अध्याय का सार यह है कि अपने दिमाग को नियंत्रित करना और इसे सकारात्मक दिशा में ले जाना हमारे जीवन को संवार सकता है। ध्यान, सकारात्मक सोच, मानसिक अनुशासन, नई आदतों का विकास और भावनाओं का प्रबंधन जैसे तरीकों को अपनाकर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इस अध्याय में दिए गए ये सुझाव न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं, बल्कि हमें आत्म प्रगति और सफलता की ओर भी ले जाते हैं। अगर हम इन तकनीकों को अपने जीवन में लागू करें, तो हम अपने दिमाग पर नियंत्रण पाकर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह यह किताब हमें हमारे मन की गहराइयों को समझने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड एक ऐसी किताब है जो हमें अपने दिमाग के अद्भुत और रहस्यमयी संसार में लेकर जाती है। यह हमें हमारे विचार, भावनाएं, यादें और व्यवहार को समझने का एक नया नजरिया देती है। अगर आप खुद को और अपने दिमाग को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही और किताबों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।